हेलो एवरीवन, वेलकम बैक आईसीआई एकेडमी। मैं सुशील कुमार और मैं पढ़ा रहा हूँ थर्मोडायनेमिक्स। आज के इस लेक्चर में हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे। उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखेंगे और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है वो देखेंगे। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व की थी साइक्लिक प्रोसेस के लिए, पीवी डायग्राम के लिए। हमने अलग अलग पीवी डायग्राम लिए, उसका हमने चेंज करना देखा कि पीवी डायग्राम का वीटी डायग्राम में कैसे चेंज करते हैं। पीडीवी वर्क देखा हमने, और हमें साइक्लिक प्रोसेस के बारे में देखा और कैसे उसमें वर्क डन निकालते हैं। और फिर हमने उससे पहले हमें जीरो लॉ पढ़ लिया था थर्मोडायनेमिक्स का। आज हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है वो अब हम देखते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है और फर्स्ट लॉ का जो ओरिजिन है, जिसको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, वो कैसे निकालेंगे। यहाँ पे हम क्या करते हैं, दो अप्रोच करते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जो मैथमेटिकल इक्वेशन को निकालने के लिए, उसको समझने के लिए हम दो अप्रोच लेते हैं। फर्स्ट अप्रोच में क्या करते हैं, हम पहले क्या करते हैं, एक प्रोसेस सिस्टम को कंसीडर करते हैं और जिसमें जो प्रोसेस है वो एक प्रोसेस के रूप में लेते हैं कि जो हमारा जो सिस्टम है प्रोसेस है, प्रोसेस में जैसे काम करता है। दूसरा क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स सिस्टम फॉर एक क्लोज सिस्टम, इसमें जो अंडरगोइंग है, जो एक थर्मोडायनेमिक साइकिल के अंडरगोइंग है। यहाँ पर हम क्या है, दो अप्रोच देखेंगे कि एक तो साइक्लिक प्रोसेस के लिए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन निकालेंगे फर्स्ट लॉ का, दूसरा हम प्रोसेस के लिए निकालेंगे, प्रोसेस है ना, उसके लिए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन निकालेंगे थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ का। तो यहाँ से हम पहले स्टार्ट करते हैं किसी साइक्लिक के लिए, यानी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर ए साइक्लिक प्रोसेस के लिए। तो यहाँ से हम ये निकालते हैं, यहाँ से हम देखते हैं हमारा जो टॉपिक का जो हेडिंग है, ये पहले हम देखते हैं थर्मोडायनेमिक साइकिल्स के लिए हम के लिए फर्स्ट लॉ का जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है या उसको कैसे किया गया था वो हम देखते हैं, वो निकालते हैं। तो बेसिकली हुआ क्या था कि जैसे जूल ने एक फर्स्ट लॉ जो थर्मोडायनेमिक्स था, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, उसका जो सबसे पहले जूल ने दिया था। जूल ने एक एक्सपेरिमेंट किया था। जूल में एक्सपेरिमेंट में क्या था, उसने किसी एक बॉडी को कंसिडर किया था, किसी बॉडी था, उसमें जो हम देख रहे थे, जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, उसके फॉर ए थर्मोडायनेमिक साइकिल को समझने के लिए हमने एक जूल का जो एक्सपेरिमेंट था, जूल ने जो एक्सपेरिमेंट किया था, उसमें क्या था, जूल ने एक बॉडी कंसिडर की, एक रिजिड वॉल की एडियाबैटिक बॉडी कंसिडर की, जिसमें जो हीट ट्रांसफर्ड है, जो एनर्जी ट्रांसफर्ड है Q, वो जीरो होगी, नहीं तो सराउंडिंग से और नहीं सिस्टम में कोई भी ट्रांसफर नहीं होगा। ये सराउंडिंग है और ये सिस्टम है इसमें, और इस बॉडी के अंदर सिस्टम के अंदर उसने Hg जो Hg है, जो मरकरी है, उसका जो लिक्विड पर रखा है यहाँ पे, तो उसने जूल ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें क्या था, जिसमें जो बॉडी है, उसने जो बॉडी की जो प्रॉपर्टी ली, उसमें हीट ट्रांसफर जीरो रखा, उसकी जो बॉडी थी, उसकी जो वॉल है और रिजिड एडियाबैटिक वॉल रखी। एडियाबैटिक वॉल से क्या है, उसमें एनर्जी करना है, हीट का ट्रांसफर होगा, तो ना उसमें क्या होता है, इनिशियल टेम्परेचर उसने रखा है और उसका एटीएम है, जो एटमॉस्फेरिक जो टेम्परेचर है, जो बाहर का जो टेम्परेचर होता है, इस बॉडी का टेम्परेचर है। उसने यहाँ पे क्या किया, इसने ऐसे बॉडी का कंसिडर किया, तो यहाँ पे क्या होगा कि इस बॉडी को कंसिडर करने से जो हमारा टोटल वर्क होगा W बराबर PdV होगा, वो क्या होगा, जीरो होगा। अगर उसने जूल ने क्या किया था, ये बॉडी कंसिडर की, इसमें क्या हुआ था, जो हमारा जो वर्क डन था, जो PdV वर्क था इस सिस्टम के लिए, इस बॉडी के लिए जो PdV वर्क था वो जीरो था। अब उसने क्या किया था, इस बॉडी के अंदर एक मैकेनिकल स्ट्रेस ऐड किया, एक साफट लगाई, एक पुली लगाई, और यहाँ पे कोई वेट का एक kg का कोई वेट रखा, और उसको साफट से और इस पुली से इस मैकेनिकल स्ट्रेस को, यानी कि ये जो वेट है और जो मैकेनिकल किया गया है, स्टीयरिंग घूमता है अंदर, ये मैकेनिकल वर्क का ऊपर है। उसने यानी कि इस बॉडी के अंदर एक ऐसा सिस्टम अरेंजमेंट किया जो मैकेनिकल वर्क दे अपना, ये जो स्टीयरिंग है मैकेनिकल वर्क देगा। और हमें पता है कि वर्क इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, कहने का मतलब जूल ने इस बॉडी को अंदर एक एनर्जी दी है एज ए फॉर्म ऑफ मैकेनिकल वर्क। जो मैकेनिकल वर्क देने के लिए उसने क्या किया, साफट और पुल्ली और इसका अरेंजमेंट करके स्टीयर का उसने किया। यहाँ पे क्या होता है कि जैसे माना हम सोचते हैं, यहाँ पे हम कंसीडर करते हैं ये h डिस्टेंस पे है, ये h एल्टीट्यूड पे है, ये और ये इस h पे आएगा तो क्या होगा, साफट घूमेगी, साफट घूमने से क्या होगा, ये स्टीयर जो स्टीयर है ये का वर्क करेगा, यानी इस पे जो वर्क होगा
इस पे जब हम बात करते हैं, हम जानते हैं कि जो वर्क भी एक एनर्जी का फॉर्म है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, जो वर्क क्या होगा, mgh होगा। जो इसमें जो वर्क होगा उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में होगा, तो यहाँ पे से जो वर्क हुआ उसको क्या मिला, mgh वर्क हुआ। और ये जो वर्क क्या हुआ इस बॉडी में जो वर्क है, यानी जो मैकेनिकल वर्क है इस बॉडी के अंदर के सिस्टम में क्या एज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। इससे क्या होता है कि इसका जो सिस्टम का जो अंदर का जो टेम्परेचर जो पहले T1 था वो चेंज हो जाता है, तो T2 हो जाता है, इसका फाइनल टेम्परेचर हो जाता है, माना कि T2 हो जाता है। ये जो फाइनल टेम्परेचर है, फाइनल टेम्परेचर आफ्टर जो मैकेनिकल वर्क के होने के बाद में उसका टेम्परेचर बॉडी का वो T2 हो जाता है। इसका और इसको मतलब मेजर करने उसने एक थर्मामीटर लगा दिया था इस बॉडी के अंदर, तो इसने मेजर किया, इसका क्या हुआ, इसके टेम्परेचर में इंक्रीज हुआ, इसका मतलब टेम्परेचर क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। यानी बेसिकली ये इसका यहाँ पे कंडीशन क्या है कि T2 इज ग्रेटर देन T1 इस मैकेनिकल वर्क के लिए। इसने ये ऑब्जर्व किया कि ना कि ये कोई जरूरी नहीं होता, यानी कि मतलब ये कोई कंपल्सरी नहीं होता कि जो वर्क है वो सराउंडिंग से, जो एनर्जी है वो सराउंडिंग से मिले। तब इसने ये सोचा, अब इसने क्या किया, इसने ये सोचा कि जो सिस्टम की बाउंड्री का जो सिस्टम है, सिस्टम की बाउंड्री तो इंसुलेटर थी, रिजिड एडियाबैटिक वॉल थी, बट इसमें क्या हुआ, इसका टेम्परेचर इंक्रीज हो गया ड्यू टू मैकेनिकल वर्क इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, हमें पता है। तो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकलता है कि माना कि जो सपोज कर यहाँ पे हम मानते हैं कि इसमें जो टी टॉर्क लगता है थीटा, अगर हम यहाँ पर इस मैकेनिकल वर्क को निकालना चाहें तो क्या निकलेगा, W बराबर क्या होगा, W बराबर क्या होगा कि अगर ये इसको टी टॉर्क से घुमाता है और थीटा एंगल पे घुमाता है तो इसका वर्क क्या होगा, टी थीटा। इसका मैकेनिकल वर्क है, इसका मैकेनिकल वर्क है, ये मैकेनिकल वर्क किसके बराबर है, इसके बराबर। जो इसको स्ट्रेस को घुमाने के लिए एक एनर्जी होगी ना, इसकी एनर्जी की जो बॉडी का टेम्परेचर को बढ़ाने में, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं कि W बराबर टी थीटा बराबर mgh। यहां से जूल ने ऑब्जर्व किया। अब इस एक्सपेरिमेंट को, जो इस एक्सपेरिमेंट था, ये एक्सपेरिमेंट था, इस एक्सपेरिमेंट को उसने प्रॉपर्टी डायग्राम में मतलब प्रॉपर्टी डायग्राम में डिनोट किया। तो प्रॉपर्टी डायग्राम में डिनोट करने के लिए इसने क्या कंसीडर किया कि y एक्स पे अगर हम इस वर्क को यहाँ पे उसने प्रॉपर्टी डायग्राम पे या ये y एक्स पे लिया, ये x एक्स पे लिया। इसने क्या किया, इनिशियल स्टेट क्या था, इनिशियल स्टेट है। अब क्या है कि यहाँ पे जो है जो ये प्रोसेस हो रही है थर्मोडायनामिक प्रोसेस वो इरिवर्सिबल है। तो यहाँ से हम देखते हैं कि ये जो प्रॉपर्टी डायग्राम है इसमें कंसीडर किया कि ये इरिवर्सिबल वाली प्रोसेस है। तो इसने क्या किया, यहाँ पे जो ये प्रोसेस में जो हुआ वर्क हुआ वो W क्या हुआ, 1 से 2, स्टेट 1 है, ये स्टेट 2 है। यहाँ पे जो वर्क टोटल क्या हुआ, तो मैकेनिकल वर्क डन हुआ यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे जो मैकेनिकल वर्क था, यानी कि इस बॉडी से इसके अंदर जो टेम्परेचर इंक्रीज हुआ उसमें क्या कितना वर्क निकला, हमने वर्क माना ये 1 से 2। अब क्या होता है कि जो ये जूल ने इसी रिजिड वॉल को माना था उसको उसने हटा दिया, रिमूव कर दिया। तो क्या हुआ, कब जब क्या हुआ तो उसका जो टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, जो इसका जो T2 टेम्परेचर था वो T1 के बराबर जब तक नहीं होता है तब तक इसने मतलब अगर देखते हैं कि जो इस बॉडी को हटाने के बाद इसने रिमूव कर दिया सराउंडिंग में और हीट को ट्रांसफर होने दिया। हीट को ट्रांसफर होने के बाद में क्या हुआ कि जो इसका जो फाइनल टेम्परेचर T2 था वो T1 के बराबर हो गया। T1 जो इनिशियल टेम्परेचर था जिसको हमने एटमॉस्फेयर टेम्परेचर के बराबर माना था वो दोनों बराबर हो गए। तो इसमें क्या हुआ, ये वाली दूसरी वाली प्रोसेस से इसने Q12 यानी कि ये दूसरी वाली प्रोसेस थी। यहाँ पे पहले वाली प्रोसेस क्या थी कि जो मैकेनिकल वर्क था जो इस बॉडी को एनर्जी दिया इस फॉर्म ऑफ एनर्जी, यानी वर्क इज फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये वर्क हुआ फर्स्ट प्रोसेस में, यहाँ पे वर्क हुआ। सेकंड में क्या था, इसने जो बॉडी था जो एडियाबैटिक बॉडी थी उसको उसने हटा दिया, तो हीट को ट्रांसफर होने दिया। तो ये हीट ट्रांसफर हुई 1 से 2 तक। तो फर्स्ट प्रोसेस तो ये क्या हो गया, एक साइक्लिक प्रोसेस हो गया। तो इसने ये कंक्लूजन निकाला कि इस एक्सपेरिमेंट से ये जो इस एक्सपेरिमेंट से जो जूल ने कंक्लूजन क्या निकाला, जूल ने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसका जब प्रॉपर्टी डायग्राम देखते हैं तो वाई तो टोटल जो वर्क हुआ था, जो मैकेनिकल वर्क को जो चेंज हुआ था एनर्जी में, जो मतलब जो मैकेनिकल जितना मैकेनिकल वर्क हुआ था इसी उस बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज में
एनर्जी के फॉर्म में, तो वो ये 1 से 2 हुआ था। और जो उसने जो रिजिड बॉल को हटाने के बाद में जो उसका जो एनर्जी ट्रांसफर हो थी सराउंडिंग के साथ, वो क्या थी, एनर्जी हीट रिलीज हुई थी, ट्रांसफर हुई, तो वो 1 2 थी। तो यहाँ से क्या होता है कि यहाँ से हम उसने क्या कंक्लूजन निकाला था फॉर ए साइक्लिक प्रोसेस के लिए, ये जो टोटल वर्क डन है, जो हमारा जो W12 है, वो किसके बराबर है, Q12 के। तो टोटल वर्क डन है, या जितना काम यहाँ पे हुआ वो उतना ही एनर्जी में यहाँ पे चेंज मिली। तो यहाँ से उसने माना कि उसने ये कंसीडर किया, यहाँ से उसने ये निकाला कि जो W12 है वो किसके इक्वल टू है 1 2 के, या फिर इसको प्रोपोर्शनली साइन किया, प्रोपोर्शनली साइन के लिए। अब उसने क्या किया, अभी क्या है, छोटे छोटे प्रोसेस में होता है, यानी नंबर ऑफ उसने क्या किया, डिफरेंट टाइप के, जैसे पहले उसने मरकरी कंसीडर की थी, उसने दूसरे उसने फ्लूइड चेंज करके उसका मैकेनिकल वर्क से दूसरा वर्क से जो वर्क दे रहा था जैसे सिस्टम के लिए बॉडी के लिए, उसने पहले मैकेनिकल वर्क दिया था, स्टेरिकल उसने चेंज किया, इलेक्ट्रिक वर्क देके उन्होंने कंक्लूजन ये निकाला, अलग अलग डिफरेंट टाइप के फ्लूइड को चेंज करके उसने मतलब बॉडी को, उसकी जो रिजिड बॉडी है, एडिबेटिव बॉडी है, उसको चेंज करके उसने कंक्लूजन निकाला कि जो टोटल वर्क डन है किसी साइक्लिक प्रोसेस के लिए, वो उसके टोटल इंटरनल एनर्जी या उसकी नहीं सॉरी इसकी जो हीट चेंज होती है, हीट ट्रांसफर, उसके बराबर होता है। यहाँ से क्या क्या निकलता है, सब अलजेब्रिक सम है वर्क का 1 से 2, वो प्रोपोर्शनल किसके होगा, अलजेब्रिक सम ऑफ हीट ट्रांसफर के। अगर हम यहाँ पे प्रोपोर्शनल साइन हटाते हैं, W बराबर क्या हो गया 1 समेशन W12 इक्वल टू J समेशन Q12, जहाँ J क्या है, जूल इक्विवेलेंट, जूल इक्विवेलेंट है। यहाँ पे इसमें क्या हुआ, जो टोटल वर्क डन है अलजेब्रिक सम है वर्क का, वो अलजेब्रिक सम ऑफ हीट ट्रांसफर का के बराबर होगा। और जहाँ पे जूल जे क्या है, जूल इक्विवेलेंट, जिसको हम क्या मानते हैं 1 मान लेते हैं। यहाँ पे जो जे की वैल्यू है वो 1 होगी और उसकी यूनिट क्या होगी, न्यूटन मीटर पर जूल। तो उसने ये एक्सप्लेन किया कि जो एक साइक्लिक प्रोसेस के लिए जो टोटल वर्क डन है वो टोटल हीट ट्रांसफर के बराबर होगा, या इसको हम साइक्लिक इंटीग्रल करेंगे, इंटीग्रल ऑफ डेल्टा W12 इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ डेल्टा Q12। यहाँ से हम स्टेटमेंट को क्या लिख सकते हैं, इस पूरे साइक्लिक प्रोसेस के लिए जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का स्टेटमेंट है वो क्या कहता है, व्हेन ए क्लोज्ड सिस्टम execute in complete cyclic process, the sum of heat interaction is equal to sum of वर्क। यहाँ का ये जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है वो क्या है, फॉर ए साइक्लिक प्रोसेस के लिए सम ऑफ हीट इंटरेक्शन इक्वल टू सम ऑफ वर्क। या इसको एग्जैक्ट डिफरेंशियल फॉर्म में लिखें, इसको हम क्या लिख सकते हैं, फॉर ए साइक्लिक प्रोसेस dW इक्वल टू dQ। तो यहां से हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखा डिफरेंशियल फॉर्म में। इसको क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स बोलते हैं इनको, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इन डिफरेंशियल फॉर्म में। तो या ये किसके लिए, एक थर्मोडायनामिक्स साइक्लिक प्रोसेस के लिए। अब हम तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स एक प्रोसेस के लिए देखते हैं, उसका जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, उसका जो स्टेटमेंट है वो क्या है वो देखते हैं। अब हम जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है उसका फॉर ए साइक्लिक प्रोसेस के लिए देखते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, जो स्टेटमेंट है, किसी प्रोसेस के लिए निकालते हैं। तो पहले
साइकिल के लिए निकाल लिया था। साइकिल के लिए हमें पता है क्या है, साइकिल के लिए क्या हो गया, साइकिल प्रोसेस के लिए क्या होगा कि साइकिल प्रोसेस के लिए डी डब्ल्यू इक्वल टू क्या होगा, डी क्यू। किसके लिए था, साइकिल प्रोसेस के लिए था, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब हम प्रोसेस के निकालेंगे, अब हम प्रोसेस के लिए निकालते हैं। प्रोसेस के लिए क्या होगा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर ए प्रोसेस को समझने के लिए हम एक एग्जांपल्स कंसीडर करते हैं कि माना कि एक बाइसिकल है, एक बाइसिकल कंसीडर करते हैं। बाइसिकल के पैडल पे हम वर्क करते हैं, इसके पैडल पे मूव करते हैं। पैडल पे वर्क करने से क्या होगा, जो वर्क है जैसे फॉर्म ऑफ एनर्जी है, वो जो बाइसिकल का जो व्हील है उसमें स्टोर होगी, उस पर स्टोर होकर उस व्हील को क्या रोटेट करेगी। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, हम वर्क किस पे करते हैं, पैडल पे करते हैं, और जो हीट है जो स्टोर होके व्हील पे स्टोर होके वो उसको रोटेट करती है। ऐसे बाइसिकल मूव करती है। अब क्या होता है कि जैसे हम बाइसिकल मूव करती है तो उसमें हम क्या लगाते हैं, ब्रेक लगाते हैं। अगर हम किसी मूविंग बाइसिकल पे ब्रेक लगाते हैं तो जो 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 व्हील है, जो बाइसिकल का जो व्हील है, जो पहिया है, इस पे हम जो ब्रेक लगाते हैं तो जो ब्रेक बुश है ये हमारे, ये क्या हो जाते हैं, थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि गर्म हो जाते हैं। ये जो ब्रेक बुश है ये गर्म हो जाते हैं। इसका मतलब क्या है कि जो हमने पैडल पे जो वर्क कर रहे थे और जो पैडल पे जो वर्क करने के बाद में जो हमारा जो हीट थी वो किस पहिए में या इसमें इसको व्हील में स्टोर हो गई, व्हील को रोटेट की। और ब्रेक लगाने में क्या हुआ कि हमने ब्रेक लगाने में जो ब्रेक बुश है अपने, जो ब्रेक बुश है वो गर्म हो जाते हैं। यानी कि जो स्टोर है, जो स्टोर हीट थी जो व्हील के पास या पहिए के पास जो स्टोर हीट थी उस जिसमें बुश में जो ब्रेक बुश है उसमें ट्रांसफर होगी, जिससे वो क्या हो गया, गर्म हो गया। तो यहाँ से हम ये देखते हैं। अब हम क्या करते हैं, जो जूल ने इस एक्सपेरिमेंट में क्या किया था कि इसने तो पैडल पे वर्क किया, पैडल पे वर्क के बाद में जो एनर्जी किसमें हुई, व्हील में मतलब पहिए में स्टोर हुई, और पहिए से स्टोर करने ब्रेक लगाने के बाद क्या हुआ, एनर्जी का ट्रांसफर किसमें हुआ, ब्रुश में। जो ब्रुश से क्या होता है, उसकी बॉडी गर्म हो गया, जो ब्रुश गर्म हो गया, ब्रुश गर्म कैसे हुआ, जो स्टोरेज एनर्जी थी जो व्हील की वो ब्रुश में ट्रांसफर हुई। अब इसने क्या किया कि दूसरी बात इसने क्या किया कि इसने अभी क्या किया, एक हॉट ब्रुश है उसको व्हील पे रखा, इस पे के ऊपर देखा ये क्या है, हॉट ब्रुश है, तो ब्रेक ब्रुश है, हॉट है। अब इसने ये देखा ये हॉट जो ब्रेक ब्रुश है इसको जो व्हील पे रखने पे ये व्हील क्या रोटेट नहीं किया। अब की बात हॉट ब्रुश को व्हील पे रखने पर व्हील क्या रोटेट नहीं हुआ, तो उसने क्या कंक्लूजन निकाला कि जो हमने जो टोटल वर्क है वो तो हीट में ट्रांसफर हो जाता है। जो पैडल पे जो वर्क हो रहा था वो तो टोटल वर्क के आसपास हीट में तो ट्रांसफर हो रहा है, लेकिन जो हीट है, जो टोटल हीट है वो पूरी वर्क में ट्रांसफर नहीं होती है। यहां से आया समझ में, इस एक्सपेरिमेंट से क्या समझ में आया कि जो इस एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन यही था कि जो टोटल जो वर्क है वो तो हीट में ट्रांसफर हो रहा है, लेकिन जो टोटल हीट है जो वर्क में ट्रांसफर नहीं हो रही है। तो यहां से इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हम क्या लिख सकते हैं, W12 इक्वल्स टू Q12 प्लस डेल्टा E। या फिर हम अगर आप दूसरा एग्जांपल कंसीडर करें तो हम किसी सिस्टम को ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये कोई सिस्टम है, एक क्लोज सिस्टम है, ये सराउंडिंग की बाउंड्री है। इसमें क्या होता है कि और इस बॉडी को हमने E एनर्जी दी और यहां से हमें E आउट एनर्जी मिली, इसने कुछ एनर्जी रिलीज की। तो यहां से हम ये देखते हैं कि जो टोटल एनर्जी है, तो ये क्या, इसका कहने का मतलब क्या है, इसमें अगर एग्जांपल हम देखें कि जो जितनी हम एनर्जी इस सिस्टम को देते हैं उतनी हमें एनर्जी वापस नहीं मिलती। जितनी एनर्जी हम एज ए वर्क के फॉर्म में अगर किसी सिस्टम को हम देते हैं, किसी हीट देते हैं, उतनी ही हमें हीट नहीं मिलती। इसका मतलब क्या हो गया कि एनर्जी इन माइनस एनर्जी आउट इक्वल्स टू डेल्टा E। ये जो डेल्टा E है ये क्या हुआ, यहां से हम अगर हम देखें कि इसका मतलब क्या है, यहाँ पे इस सिस्टम में एनर्जी डिस्ट्रॉय हो गई। अगर हम यहाँ पे एक ये चीज कंसिडर करके चले
कि हमें जितनी एनर्जी थी उतनी एनर्जी नहीं मिली, तो हमें क्या क्या ये बॉडी के अंदर एनर्जी डिस्ट्रॉय हो गई। अगर ये बॉडी के अंदर एनर्जी डिस्ट्रॉय हो गई तो जो हमारा जो फर्स्ट लॉ है, जो हमारा थर्मोडायनेमिक्स लॉ है, फर्स्ट लॉ नहीं, जो हमारा थर्मोडायनेमिक्स का जो लॉ है कि एनर्जी जो बेसिक प्रिंसिपल है ना कि एनर्जी नेवर बी क्रिएटेड एंड नेवर बी डिस्ट्रॉय, ये मतलब हमारे जो उस प्रिंसिपल को वॉयलेट कर रहा है। यहाँ पे एनर्जी तो मतलब डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती, इसका तो यहाँ पे जो यहाँ पे एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती क्योंकि ये हमारा जो प्रिंसिपल है इसको क्या कर रहा है, थर्मोडायनेमिक्स का वायलेंस कर रहा है। तो ये एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं थी, तो फिर ये एनर्जी कहाँ गई, इसको ये एनर्जी कहाँ गई, तो इसको समझने के लिए उसने क्या किया कि ये जो उसने बोला कि अब बॉडी के अंदर क्या है, ये एनर्जी स्टोर भी हो गई। इसका मतलब क्या है, ये स्टोर एनर्जी है। यहाँ पे क्या होगा, जो एनर्जी डिफरेंस है यानी ई इन माइनस ई आउट है बराबर डेल्टा ई, और ये डेल्टा ई क्या है, एनर्जी स्टोरेज एनर्जी स्टोरेज। उसने फर्स्ट वाला जो एग्जांपल हमने कंसीडर किया था किसी बाइसिकल का, उसमें भी हमें एक एक्स्ट्रा एनर्जी मिल रही थी यार, तो टोटल वर्क है हमारा हीट में कन्वर्ट नहीं हो रहा था, यानी कुछ पार्ट ऑफ जो हमारा वर्क था वो किसी अदर एनर्जी में ट्रांसफर हो रहा था। वो कौन सा एनर्जी मान सकते हैं, इसको हमें कंसीडर करते हैं वो स्टोरेज, यानी किसी बॉडी के अंदर वो स्टोर हो गई। अब हम यहाँ से हम देखते हैं एक एनर्जी, जो एनर्जी स्टोर हुई थी, एनर्जी का कॉन्सेप्ट देखते हैं कि एनर्जी है, एनर्जी में क्या होगा, दो तरह से ट्रांसफर हो सकता है। फर्स्ट में हम कह सकते हैं कि एनर्जी ट्रांसमिट होगी, एनर्जी इन ट्रांजिट फॉर्म में ट्रांसमिट में होगी, और दूसरा क्या होगा, एनर्जी इन स्टोरेज। किसी सिस्टम में एनर्जी दो तरह की हो सकती है, एनर्जी का तो ट्रांजिशन फॉर्म में होगी यानी ट्रांसफर फॉर्म में होगी, यानी कोई बॉडी है, इस बॉडी में क्या होगा, एनर्जी जाएगी, एनर्जी आएगी, ठीक है, ट्रांसफर फॉर्म में होगी। इसका जो एग्जांपल है हम क्या देखते हैं, हीट एंड वर्क। हीट एंड जो वर्क है वो एनर्जी ट्रांसमिट कर गया है, एग्जांपल है। और यहाँ पर दूसरा क्या है, एनर्जी स्टोरेज, यानी कि जितनी हम किसी सिस्टम को एनर्जी देते हैं हमें वापस उतनी एनर्जी नहीं मिलती है। इसका मतलब क्या होगा, सिस्टम में बॉडी में जो एनर्जी स्टोर हो गई, तो स्टोरेज जो डेल्टा ई है, तो एनर्जी डिफरेंस में जो एनर्जी डिफरेंस है वो जो एनर्जी किसके इक्वल है, स्टोरेज एनर्जी की इक्वल है। तो यहाँ से ओके, यहाँ से तो समझ में आया कि यहाँ पे जो क्या है, स्टोरेज एनर्जी क्या है, ठीक है। एनर्जी तो दो ही फॉर्म में ट्रांसफर होती है, ट्रांसफर की फॉर्म में होगी, और जो ट्रांसफर में होगी वहां पे क्या होगी, एनर्जी स्टोरेज नहीं होगी। और जो हीट और वर्क का एग्जांपल है, हीट और वर्क में क्या होता है, एनर्जी ट्रांसफर तो होती है, दूसरा क्या, एनर्जी स्टोरेज। अब क्या होता है कि डिफरेंट टाइप से एनर्जी स्टोरेज हो सकती है, क्या हो सकता है। और एनर्जी स्टोरेज की हम बात करें तो एनर्जी हम डिफरेंट किसी सिस्टम की या किसी पर्टिकुलर मास की हम देखें तो कोई कई फॉर्म में हो सकती है। उसकी क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी, उसकी काइनेटिक एनर्जी, उसमें क्या होगा, मॉलिक्यूलर एनर्जी, मॉलिक्यूलर एनर्जी। ये जो स्टोरेज एनर्जी है किसी सिस्टम में वो डिफरेंट टाइप से हो सकती है। इसको हम समझने के लिए क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं जो एनर्जी स्टोरेज है वो क्या है, टू टाइप से हो सकती है। अब हम एनर्जी स्टोरेज को देखते क्या होगा। किसी सिस्टम में जो एनर्जी स्टोर डिफरेंट फॉर्म में हो सकती है। उसकी एनर्जी किसी सिस्टम की, किसी बॉडी की या किसी फाइनाइट वैल्यू की, फाइनाइट मास की में क्या होता है, एनर्जी क्या होगी, क्या होता है उसकी मतलब पोटेंशियल एनर्जी की वो होगी, उसकी काइनेटिक एनर्जी में जो सम किसका हो सकता है, टोटल एनर्जी है, टोटल स्टोरेज एनर्जी है, वो किस किस का सम हो सकता है, वो सम हो सकता है उसकी पोटेंशियल एनर्जी का, उसका काइनेटिक एनर्जी का, उसकी मॉलिक्यूलर एनर्जी का, मॉलिक्यूलर एनर्जी का, उसका क्या एनर्जी इन रोटेशनल, उसकी वाइब्रेशनल, डिफरेंट फॉर्म में क्या हो सकता है, उसका एनर्जी स्टोरेज हो सकती है। इसके स्टडी हम के लिए करते हैं जो एनर्जी स्टोरेज है उसको बेसिकली दो टाइप से स्टडी करते हैं। फर्स्ट में क्या होता है, इसकी माइक्रो
स्कोपिक स्टडी कर ली, इसके माइक्रोस्कोपिक लेवल पे। सेकंड में हम क्या कहाँ पे जाते हैं, इसके मैक्रो लेवल पे। मैक्रो लेवल स्कोपिक, मैक्रो लेवल स्कोपिक पे जो एनर्जी स्टोरेज थी, यानी कि जो हमें जो एनर्जी डिफरेंस मिला, जितनी एनर्जी हमें दी उतनी हमें एनर्जी नहीं मिली, इसका मतलब कुछ ना कुछ एनर्जी हमारे सिस्टम ने रख ली। उस सिस्टम की जो हमने क्या बोला स्टोरेज एनर्जी है वो, अब स्टोरेज एनर्जी को हमने क्या स्टडी के लिए दो पैरामीटर लिए या फिर दो लेवल पे हमने लिए, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे और एक मैक्रोस्कोपिक लेवल पे। जो माइक्रोस्कोपिक लेवल है उस पे क्या होगा, जो एनर्जी क्या होगी मोलिकुलर लेवल पे होगी, एटॉमिक लेवल पे होगी। हम यहाँ पे क्या है मोलिकुलर लेवल की बात करेंगे। तो किसी सिस्टम के मॉलिक्यूल्स की, उसकी एटम्स की, उसके न्यूक्लियस में जो एनर्जी होगी वो कौन कौन से फॉर्म में हो सकती है। तो यहाँ पे क्या होगा E बराबर क्या होगा, E जो होगा E इज सम ऑफ वाइब्रेशनल एनर्जी, E रोटेशनल, E ट्रांसलेशन प्लस E काइनेटिक एनर्जी। और जो मैक्रोस्कोपिक लेवल पे होगा, मैक्रोस्कोपिक लेवल पे हम बात किसी करते हैं, किसी फाइनाइट मास की वैल्यू करते हैं, यानी कि हम 1 kg मास की बात करते हैं, किसी फाइनाइट मास की बात है, फाइनाइट किसी वैल्यू की बॉडी की बात करते हैं। तो इसमें क्या होगा, इसमें जो एनर्जी होगी कौन सी, इसकी काइनेटिक एनर्जी और प्लस पोटेंशियल एनर्जी होगी। अगर सिस्टम क्या है, जो अपना जो फाइनाइट जो वैल्यू का जो मास है वो मूवेबल है, तो उसमें काइनेटिक एनर्जी होगी। हमने माना कि जो m वैल्यू क्या है, m kg का कोई बॉडी है, उसकी जो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ m स्क्वायर होगी। अगर इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, अगर हम इसकी पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो m अगर वो किसी एल्टीट्यूड पे एज वैल्यू के एल्टीट्यूड पे है वो, तो उसकी क्या एनर्जी है, जिसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी। यानी कि मैक्रो लेवल पे हम कैसे, मैक्रोस्कोपिक लेवल पे हम उसकी काइनेटिक एनर्जी, उसकी पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं, और काइनेटिक एनर्जी की बात हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे और माइक्रोस्कोपिक और मैक्रोस्कोपिक दोनों लेवल पे बात करते हैं। यहाँ पे क्या होगा, किसी की एवरेज बिहेवियर देखा जाएगा मॉलिक्यूल्स का, जो मॉलिक्यूल्स का वेट है वहां पे इसकी काइनेटिक एनर्जी निकल जाएगा। यहाँ पे उसका क्या होगा, फाइनाइट वैल्यू में वैल्यू हो जाती है। माना कि हम 1 kg का हमने कोई मेटेरियल मान लिया, तो हमने इसकी मूव कर रहा है, इसकी काइनेटिक वो भी वेलोसिटी से अगर मूव करता है, यानी कोई फाइनाइट वैल्यू हम यहाँ से कर सकते हैं कि हमें कोई फाइनाइट वैल्यू क्या है, m kg का हमारे पास सिस्टम है या बॉडी है, वो क्या मूव कर रहा है v वेलोसिटी से, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ m स्क्वायर हो जाएगी। तो यहाँ से हम इसकी ये बात करते हैं। तो यहाँ से हम थर्मोडायनेमिक्स का जो फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स का है वो हम क्या निकाल सकते हैं कि जो टोटल एनर्जी है, हम उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखते हैं कि जो हमारे पास टोटल वर्क डन है dW बराबर क्या होगा, जितनी हमारे पास हीट ट्रांसफर हुई और प्लस dE, ये इसकी क्या होगी डिफरेंशियल फॉर्म में क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। ये dE क्या है, यहाँ पे जो dE है ये क्या है, जो एनर्जी है स्टोरेज एनर्जी के फॉर्म में, जो स्टोरेज एनर्जी उसमें होगी ये, यानी ये जो स्टोरेज एनर्जी हम बात करें वो क्या समझो कि जो माइक्रो लेवल पे वो किसमें होती है, रोटेशनल, उसकी काइनेटिक एनर्जी में, पोटेंशियल एनर्जी में हो, उसकी वाइब्रेशन एनर्जी में, उसकी ट्रांसलेशन एनर्जी में हो, उसकी इसका टोटल सम होगा। अब ये जो इक्वेशन है जो थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जो ये इक्वेशन है dW, यानी ये एग्जैक्ट क्या होगा, इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल फॉर्म में होगी। ये वाली टोटल एनर्जी है जो स्टोरेज एनर्जी है जो इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल फॉर्म में होगी। तो इसे आंसर हम ये क्या करते हैं, जो ये जो इक्वेशन है वो हमारे सिस्टम के लिए, ओपन सिस्टम के लिए और क्लोज सिस्टम के लिए, दोनों के लिए वैलिड है। दिस इक्वेशन इज वैलिड फॉर ओपन सिस्टम एज this equation is valid for open system as well as closed system। अब यहाँ पे हमने क्या किया, अब यहाँ पे हमने क्या बोला, क्लोज सिस्टम माना है। हम क्लोज सिस्टम की बात करते हैं तो क्लोज सिस्टम में क्या होगा, जो एनर्जी ट्रांसफर है वो पॉसिबल नहीं होगा। जो एनर्जी ट्रांसफर है ये क्लोज सिस्टम है,
ये क्लोज सिस्टम है। अगर इसको हम क्या माना, इसकी जो एनर्जी ट्रांसफर है यानी मूव नहीं कर पाएगा, ये क्लोज सिस्टम है, तो यहाँ पे इसकी क्या होगी, इसकी काइनेटिक एनर्जी, इसकी पोटेंशियल एनर्जी तो क्या होगी, जीरो जाएगी। अगर हम इसको इस इक्वेशन में जो हमने डी देखा था, जो हमारी स्टोरेज एनर्जी है वो किसके बराबर हुई थी, डी के बराबर हुई थी, जब हमने किसके बाद माना था, ये जो स्टोरेज हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन में थी, तो यहाँ से हमने डी डब्ल्यू बराबर हमारा क्या था, जो इक्वेशन क्या थी, ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इक्वेशन है, इसके लिए थी ये ओपन सिस्टम के लिए एज वेल क्लोज सिस्टम के लिए। अब यहाँ से हमने क्लोज सिस्टम माना, जो हमारा सिस्टम में जो क्लोज है, तो इसका मतलब क्या होगा, अभी मास ट्रांसफर क्लोज पॉसिबल नहीं है। हम यहाँ पे हम इस क्लोज सिस्टम को मास ट्रांसफर पॉसिबल नहीं है, तो क्या होगा, उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी और उसकी जो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, जीरो के वैल्यू नहीं होगी। तो यहाँ से हमने जो हमारी स्टोरेज एनर्जी की जो एनर्जी डिफरेंस था, जो हमने फर्स्ट में क्या, फर्स्ट इक्वेशन हमने लिखी थी, तो टोटल वर्क इज इक्वल टू क्या होगा, 1/2 प्लस डेल्टा ई, जो हमारा ये था, जहाँ पे हमने डेल्टा ई को स्टोरेज एनर्जी मानी थी, तो इस इक्वेशन के लिए हमने क्या निकाला था, पहले हमने क्या लिखा था कि डेल्टा ई इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है, तो डेल्टा ई है वो डिफरेंशियल फॉर्म में डी के बराबर है। अब हम यहाँ देखते हैं कि जो हमारा सिस्टम क्लोज सिस्टम होगा, क्लोज सिस्टम होगा तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी, उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, जीरो होगी। यानी कि जो हम एनर्जी की जो बात हमें माइक्रोस्कोपिक और मैक्रोस्कोपिक लेवल पे बात कर रहे थे, तो वहां से हम मिलकर हमें जो टोटल एनर्जी है, जो स्टोरेज एनर्जी डीई है, वो डीई है किस फॉर्म में मिलेगी हमें, उसकी टोटल एनर्जी इन वाइब्रेशनल, उसके सिर्फ ओनली माइक्रोस्कोपिक लेवल पे मिलेगी, रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशन, ये एनर्जी फॉर्म में होगी, या उसकी काइनेटिक एनर्जी में। तो यहां से जब इस क्लोज सिस्टम की बात करते हैं, तो जो डीई है, जिसको हमने डेल्टा ई के बराबर माना था, वो किस में चेंज हो जाएगी, उसकी डेल्टा यू में, जहां डेल्टा यू क्या है, उसकी इंटरनल एनर्जी। यहां से क्या होता है, इंटरनल एनर्जी का कॉन्सेप्ट आया। ये इंटरनल एनर्जी से हम क्या सकते हैं, किसी सिस्टम की जो इंटरनल एनर्जी है वो है, जो इंटरनल एनर्जी है किसी सिस्टम की, क्योंकि किस फॉर्म में हो सकती है, जो सम किसका होता है, उसकी वाइब्रेशनल एनर्जी का सम होता है, उसकी ट्रांसलेशन उसकी रोटेशनल एनर्जी का सम होता है, उसकी ट्रांसलेशन एनर्जी का सम होता है, उसकी एवरेज भी है, एवरेज मॉलिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है उसका सम होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरनल एनर्जी। यहां से हम इसको इंटरनल एनर्जी बोलते हैं। तो यहां से जो हमारा जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, जो क्लोज सिस्टम के लिए, वो क्या बना, डी डब्ल्यू बराबर डी क्यू प्लस डी यू। यहां पे जो एनर्जी डी ई थी, ये इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल फॉर्म में है, और ये क्या है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल फॉर्म में है, या इसको हम यहां से क्या लिख सकते हैं, डेल्टा यू, ये इंटरनल एनर्जी है, ये क्या है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल फॉर्म में है। यानी जो ये क्या है, किसी सिस्टम की प्रॉपर्टी है, ये हमारा क्या है, ये इक्वेशन क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स फॉर ए क्लोज सिस्टम, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इन ए क्लोज सिस्टम। अब हम इसको अलग अलग फॉर्म में लिख सकते हैं, इसको हम लिखेंगे डी क्यू तो यहां से हमने कंक्लूजन में क्या देखते हैं, हमने आज क्या किया, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स दो डिफरेंट अप्रोच से निकाला था। फर्स्ट हमने क्या निकाला था, किसी साइक्लिक प्रोसेस के लिए हमने क्या निकाला था कि जो साइक्लिक डी डब्ल्यू है वो क्या होगा, डी क्यू के बराबर होगा, यानी कि सम ऑफ वर्क इज इक्वल टू सम ऑफ हीट इंटरेक्शन के। अब हमने दोबारा क्या निकाला था, तो प्रोसेस के लिए हमने देखा था, फॉर ए प्रोसेस के लिए उसमें जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इक्वेशन वो क्या बनी, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू डी क्यू प्लस डेल्टा यू।
डेल्टा यू, जो कि क्या है हमारी डेल्टा यू क्या है कि इंटरनल एनर्जी है, इंटरनल एनर्जी ऑफ ए क्लोज सिस्टम। इससे पहले जो इक्वेशन निकाली थी वो क्या थी, dw बराबर क्या था, dq बराबर de। यहाँ पे जो de है, जो स्टोरेज एनर्जी हमने जिसे बोली वो किसके बराबर है, उसकी इंटरनल एनर्जी के, उसकी काइनेटिक एनर्जी के प्लस उसकी पोटेंशियल एनर्जी के, ये तीनों के बराबर है। और यहाँ पे देखिए ये किसके लिए जो ये जो इक्वेशन है वो किसके लिए, क्लोज सिस्टम एज वेल ओपन सिस्टम। प्लस ओपन सिस्टम दोनों के लिए वैलिड है। तो आज हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखा, उसका एग्जांपल लेके उसको कैसे वर्जन होता है वैसे देखा, उसके स्टेटमेंट देखा। आज कल हम नेक्स्ट वीडियो में हम इस पेज पे कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जो हमारे एग्जाम्स में आते हैं। जो अपना जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर होगा उसमें इस फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स बेस की एप्लीकेशन देखेंगे, उसकी एप्लीकेशन देखेंगे, डिफरेंट प्रोसेस में उसका वर्क डन देखेंगे और उसकी जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आती हैं एग्जाम्स में वो हम देखेंगे। ठीक है, ओके।